मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पे। तो आज जो है हम बात करने जा रहे हैं, जो विधि शास्त्र की बात चल रही थी हमारी। तो विधि शास्त्र पे हमने पिछली जो कक्षा जो थी उसमें देखा था हक के बारे में कि हक क्या है, और आज हम बात करेंगे संपत्ति के बारे में। तो विधि शास्त्र में टॉपिक है संपत्ति। संपत्ति के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो संपत्ति क्या है, संपत्ति के प्रकार, संपत्ति क्या होती है। आइए शुरू करते हैं कुछ फैक्टों के साथ। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की संपत्ति क्या है, ठीक है। साधारण शब्दों में संपत्ति वह हर चीज है जिस पर आपका क्या होता है हक। हक से क्या होता है अधिकार। तो जिस चीज पर आपका हक है और जिसे आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्जी से इस्तेमाल करना मतलब उसका प्रयोग करना, उसे बेचना या किसी को देना, दान देना, ठीक है। तो संपत्ति वह चीज है जिस पर आपका क्या है हक है, जिस पर आपका हक है और जिसे आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, बेच सकते हैं उसे या किसी को दे सकते हैं। बात सही है भाई। आगे बात करते हैं। पुराने समय में लोग सिर्फ जमीन या घर को ही क्या मानते थे, संपत्ति मानते थे। लेकिन आज क्या है, लेकिन आज के युग में आपके पास मौजूदा जो पैसे हैं वो आपकी कार, यहां तक कि आपके विचार जैसे कोई गाना या पेटेंट भी क्या है, संपत्ति है, ठीक है। तो पुराने समय में ये मानते थे कि जमीन जो है, जमीन और घर को संपत्ति मानते थे लोग। लेकिन आज के टाइम में जो है वो सिस्टम बदल गया। आज के टाइम पैसे, कार, यहाँ तक कि आपके विचार, ठीक है, वो भी क्या आपकी संपत्ति है। कई बार कॉपीराइट जो होता है वो भी आपकी संपत्ति बोला जाता है। अब सामान्य महोदय क्या कर रहे हैं संपत्ति के बारे में। तो सामान्य महोदय संपत्ति के 3 प्रमुख अर्थ बताए। सामान्य साहब ने जो संपत्ति जो है इसके 3 मुख्य अर्थ बताए। कानूनी जानकार सामान्य ने इसे समझने के लिए 3 नजरिए दिए। किसको समझने के लिए, संपत्ति को समझने के लिए। कितने नजरिए दिए, 3 नजरिए दिए। कौन कौन सा, पहला है सभी कानूनी अधिकार, ठीक है। इसमें इंसान के वो सारे हक आ जाते हैं जो कानून उसे देता है। तो पहला तो है सभी कानूनी अधिकार, जिसमें इंसान के सभी वो हक आ जाते हैं जो कौन देता है, जो कानून उसे देता है। जैसे जीने का अधिकार, आर्टिकल 21, आजादी का अधिकार, ठीक है। लेकिन कानून की भाषा में इसे संपत्ति कहना थोड़ा गलत माना जाता है, क्योंकि आजादी बेची नहीं जा सकती, ठीक है। तो सामंत महोदय कहते हैं कि 3 नजरिए हैं इसके, कि सभी कानूनी अधिकार, लेकिन कानूनी अधिकार में जीने का अधिकार भी आता है और आजादी का भी। लेकिन कानूनी भाषा में इसे संपत्ति कहना थोड़ा गलत माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि आजादी को हम बेच नहीं सकते भाई, ठीक है। दूसरा नजरिया बताया इन्होंने व्यक्तिगत हक, ठीक है। व्यक्तिगत हक इसका मतलब है वो चीज जो आपकी अपनी है और अपनी दौलत का हिस्सा है, ठीक है। तो दूसरा सामान्य महोदय ने नजरिया बताया व्यक्तिगत हक, इसका मतलब वह है वो चीज जो आपने, आपकी अपनी है, ठीक है। यानी कि व्यक्तिगत हक में आपकी अपनी चीज है और आपकी दौलत का हिस्सा है उसे, ठीक है। जैसे बैंक बैलेंस, ठीक है। बैंक में जो बैलेंस जो है वो क्या है, आपकी अपनी चीज है और आपकी दौलत का हिस्सा है वो। आपकी जमीन, इसमें आपकी इज्जत या आजादी शामिल नहीं होती भाई, ठीक है। सिर्फ वो चीजें हैं जिनकी कोई कीमत हो, तो इसमें आप इज्जत और आजादी को शामिल नहीं कर सकते व्यक्तिगत हक में, ठीक है। क्यों,
क्योंकि इसमें सिर्फ वही चीजें शामिल हैं जिनकी कोई कीमत हो। आजादी की कोई कीमत नहीं है, इज्जत की कोई कीमत नहीं है। ठीक है, दूसरा नजरिया देख लिया सामंत मोदे का। तीसरी बात करते हैं, सामंत मोदे ने क्या बताया, मूर्त वस्तुएं। ठीक है, यहां सबसे आसान मतलब है ऐसी चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, वो होती हैं मूर्त वस्तुएं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, घर या सोना, ये सभी क्या है, संपत्ति हैं। ठीक है, तो पहली बात में सामंत मोदी ने बताया सभी कानूनी अधिकार, यानी कि जो कानून आपको अधिकार देता है, जीने का अधिकार, आजादी का अधिकार को छोड़ के। लेकिन कानूनी भाषा में इसे संपत्ति कहना थोड़ा गलत माना जाता है, क्योंकि आजादी बेची नहीं जा सकती। व्यक्तिगत हक में वे चीजें जो आपकी अपनी हैं और आपकी दौलत का हिस्सा है, जैसे बैंक बैलेंस, आपकी जमीन। ठीक है, इज्जत और आजादी इसमें शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि इनका मूल्य नहीं लगाया जा सकता। सिर्फ वो चीजें होती हैं जिनकी कोई कीमत हो। तीसरा नजरिया संपत्ति का बताया सामंत मोदे ने, मूर्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जिन्हें आप छू सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, घर या सोना, सभी क्या है, संपत्ति है। आगे बात करते हैं, संपत्ति के दो सबसे जरूरी शब्द। ठीक है, एक तो है सरव बंधक अधिकार। ठीक है, तो संपत्ति के दो सबसे जरूरी शब्द कौन से हैं, एक तो सर्वबंधक अधिकार। ठीक है, दूसरा है व्यक्ति बंधक अधिकार। सर्वबंधक अधिकार क्या होता है, अब बात करते हैं सर्वबंधक अधिकार। तो संपत्ति के दो सबसे जरूरी शब्द आ गए, एक तो सर्वबंधक और एक है व्यक्ति बंधक अधिकार। सर्वबंधक अधिकार, यह अधिकार आपको पूरी दुनिया के खिलाफ मिलता है। भाई, सर्व माने पूरी दुनिया के खिलाफ मिलता है। ठीक है, तो सर्वबंधक अधिकार आपको पूरी दुनिया के खिलाफ मिलता है। उदाहरण देखते हैं इसका एक, अगर आपका है तो पूरी दुनिया में किसी को भी हक नहीं कि वो बिना आपकी मर्जी के उसमें घुसे। भाई, आपका हक है किसी एक इंसान पर नहीं, बल्कि सबके खिलाफ है। ठीक है, आपका हक किसी एक इंसान पर नहीं है, बल्कि किसके खिलाफ है, सबके खिलाफ है। तो सर्वबंधक यानी कि पूरी दुनिया के खिलाफ मिला आपको अधिकार। भाई, अब व्यक्ति बंधक है, किसी खास व्यक्ति के खिलाफ मिला हुआ अधिकार। सीधी बात है, व्यक्ति बंधक है तो किसी खास व्यक्ति के खिलाफ मिला हुआ। यह अधिकार किसी खास व्यक्ति के खिलाफ होता है। उदाहरण देखते हैं, अगर आपने अपने दोस्त को 5,000 रुपए दिए हैं, भाई 5,000 रुपए दे दिए, तो आप सिर्फ उस दोस्त से ही पैसा मांग सकते हैं, राह चलते किसी भी आदमी से नहीं मांग सकते। ठीक है, तो ये क्या है, व्यक्ति बंधक अधिकार है। तो संपत्ति के दो क्या बताए, जरूरी शब्द बताए, सर्वबंधक पूरी दुनिया के खिलाफ और व्यक्ति बंधक विशेष व्यक्ति के खिलाफ। कानून की नजर में संपत्ति सिर्फ चीज नहीं, बल्कि उस चीज पर आपका हक है। भाई, तो कानून की नजर में संपत्ति सिर्फ चीज नहीं है, उस चीज पर आपका हक है। भाई, राइट है। भाई, राज्य यानी कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह आपकी संपत्ति की रक्षा करे, ताकि आप एक सुखद जीवन जी सके। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब सामंत महोदय के तीन नजरिए थे वो देखे हमने। अब हॉलैंड साहब क्या कहते हैं, हॉलैंड का कहना है कि आपकी असली संपत्ति सिर्फ वह नहीं जो आपके पास दिख रही है, बल्कि वह है जो सब जोड़ घटाकर बचती है। इसमें 3 पॉइंट है। तो हॉलैंड साहब कहते हैं कि आपकी वो संपत्ति नहीं जो आपके पास दिख रही है, बल्कि संपत्ति वो है, बल्कि वह है जो सब जोड़ घटाकर बचती है। भाई, ठीक है, अब जोड़ घटाकर कैसे बचे, यानी कि आप किसी की कार मांग रहे तो वो आपकी थोड़ी हो गई, आपने लौटानी होगी वो। ठीक है, किसी से पैसे लिए आए और आप दिखा रहे हैं पैसे, तो आपके थोड़ी हैं वो।
आपको लौटाने होंगे। तो हॉलैंड के साहब कहते हैं कि जोड़ घटाकर जो बचती है वो क्या है, आपकी संपत्ति है। ठीक है, 3 पॉइंट है इनके। जो आपका अपना है भाई, पहला पॉइंट है जो आपका अपना है। इसमें वे सारी चीजें आती हैं जिनके आप मालिक हैं, जैसे आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका सोना, या आपके पास रखा कैश यानी कि पैसे भाई। ठीक है, यानी कि जो आपका अपना है, बता दिया भाई ये। फिर क्या बताया, जो आपको दूसरों से लेना है। ठीक है, हॉलैंड कहते हैं कि संपत्ति में आपके दावे भी शामिल हैं भाई। ठीक है, तो हॉलैंड साहब कहते हैं कि संपत्ति में आपके दावे भी शामिल है, कि आपने दावा कर रखा है कि ये मेरी है। उदाहरण देखते हैं, अगर आपने अपने किसी दोस्त को 1 लाख रुपए उधार दिए हैं और वह 1 लाख रुपए अभी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन वह आपकी संपत्ति का तो हिस्सा है भाई, आपने दिए हैं तो आपकी संपत्ति का हिस्सा, क्योंकि उस पर आपका हक है। ठीक है, अब बात आ जाती घटाकर वाला लॉजिक क्या है। यही हॉलैंड की परिभाषा सबसे खास बात है भाई। यही हॉलैंड की परिभाषा की सबसे खास बात है। कौन सी, घटाकर वाला। वो कहते हैं कि संपत्ति का मतलब सिर्फ आना नहीं है, बल्कि देना, घटाकर जो बचे वो भी है। ठीक है, यानी कि आपने किसी को 1 लाख दे दिए और आप किसी दूसरे से 2 लाख रुपए उठा लाए, तो जो दिए हैं उसका तो आपको हक है, आपका हक है, लेकिन जो आए हैं वो 2 लाख, वो भी तो आपको देने पड़ेंगे। इसे ही बोलते हैं घटाने, इसे ही बोला था जोड़ घटाकर बेचना। ठीक है, जोड़ घटाकर बचना। ठीक है, तो कुल संपत्ति बराबर आपका सामान प्लस जो पैसा आपको दूसरों से लेना है। ठीक है, हॉलैंड साहब ने बताया कि आपकी कुल संपत्ति क्या है, यानी कि आपका सामान प्लस जो आपको दूसरों से पैसा लेना है। ठीक है भाई, अब माइनस कौन सा होगा, जो कर्जा आपको दूसरों को देना है। ठीक है, इन दोनों में से जो आपका कर्जा है वो घटा के जो आपके पास बचेगी वो क्या है, आपकी संपत्ति है। ये बात हॉलैंड साहब ने कही थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। हॉलैंड के अनुसार संपत्ति का मतलब है आपकी शुद्ध हैसियत, यानी आपकी सारी कमाई और सारे हक, जिसमें से आपके सारे कर्ज या जिम्मेदारियां घटा दी गई हो। तो हॉलैंड साहब कहते हैं कि संपत्ति का मतलब है आपकी शुद्ध हैसियत भाई, यानी आपकी सारी कमाई और सारे हक, जिसमें से जो कोई आपको कर्ज मांग रहा है वो कर्ज घटा दे और आपकी जिम्मेदारियां घटा दे। ठीक है, वो घटाने के बाद जो आपके पास बचता है वो है शुद्ध हैसियत, वो है आपकी संपत्ति। कानून की ये बातें सुनने में भले ही भारी लगे, लेकिन इनका मतलब बहुत सीधा है। इसे आप ऐसे समझिए कि कानून संपत्ति शब्द को 4 अलग अलग चश्मों से देखता है भाई। अब कानून जो है संपत्ति को 4 अलग अलग चश्मों से देखता है। हर चश्मा संपत्ति का दायरा थोड़ा छोटा और सटीक करता है भाई। आइए इसे आसान बनाते हैं भाई। सबसे बड़ा चश्मा, मेरा सब कुछ। ठीक है, तो ये चश्मा जो है ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, ये समझाने के लिए आपके सामने रखा है। ठीक है, कि कानून जो है, ऐसे मान लो कि कानून जो है संपत्ति को 4 अलग अलग चश्मों से देखता है, 4 अलग अलग नजरियों से देखता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो नजरिया है वो है मेरा सब कुछ भाई। ठीक है, ऑल लीगल राइट्स। पुराने समय के महान विद्वान जैसे लोक और होब्स मानते थे कि इंसान के पास जो कुछ भी उसका अपना है भाई। ठीक है, यानी कि इंसान के पास जो कुछ भी उसका अपना है वह उसकी क्या है, संपत्ति। तो पुराने समय में पहला जो नजरिया था वो था मेरा सब कुछ है। तो पुराने समय में महान विद्वान हुए जॉन लॉक और होब्स, इनका कहना है कि इंसान के पास जो कुछ भी है उसका अपना है, वह उसकी संपत्ति है भाई। ठीक है, इसमें सिर्फ आपका घर या पैसा नहीं आता, बल्कि आपका शरीर, आपकी जान,
आपकी आजादी और आपके बच्चे भी आपकी संपत्ति माने जाते थे भाई। ठीक है, तो मेरा सब कुछ है, इसमें आपका घर या पैसे नहीं आते, तो क्या आता था? आपका शरीर, आपकी जान, आपकी आजादी और आपके बच्चे। हाल में क्या है, आज का हाल क्या है, अब हम ऐसा नहीं मानते। आज हम शरीर या आजादी को मानव अधिकार कहते हैं, संपत्ति नहीं कहते भाई। ठीक है, तो आज के समय में हम शरीर और आजादी को मानव अधिकार कहते हैं, संपत्ति नहीं मानते भाई। दूसरा चश्मा क्या बोलता है? व्यवहारिक बात, व्यवहारिक चश्मा क्या बोलता है, यानी कि मेरी दौलत। ठीक है, दूसरा नजरिया क्या बोलता है कानून का? आज के समय में हम संपत्ति का यही मतलब सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें से आपकी आजादी या जान को निकाल दिया गया है और सिर्फ पैसा या कीमत वाली चीजों को रखा गया है। ठीक है, तो व्यवहारिक जो चश्मा है, मेरी दौलत, इसमें क्या है? एक तो आजादी और जान, इसको निकाल दिया गया है। ठीक है, तो क्या रखा गया है? सिर्फ पैसा या कीमत वाली चीजों को रखा गया है। इसमें क्या शामिल है भाई? इसमें अब व्यवहारिक जो चश्मा मेरी दौलत में जमीन, गाड़ी, कंपनी के शेयर और वो पैसा जो आपको दूसरों से लेना है, यानी कि उधार। ठीक है, अब क्या शामिल नहीं है इसमें? आपकी इज्जत, आपकी निजी आजादी शामिल नहीं है भाई। ठीक है, बात करते हैं तीसरे नजरिए की। कानून का तीसरा नजरिया क्या है? पूरी दुनिया के खिलाफ मेरा हक। यहां परिभाषा और भी संकीर्ण हो जाती है भाई। यहां परिभाषा और भी संकीर्ण हो जाती है। कानून कहता है कि संपत्ति सिर्फ वही है जिस पर आपका अकेला और सीधा हक हो, जिसे पूरी दुनिया को मानना पड़े भाई। ठीक है, तो यानी कि पूरी दुनिया के खिलाफ मेरा हक है। तो यहां जो परिभाषा जो है और भी संकीर्ण हो जाती है। कानून कहता है कि संपत्ति सिर्फ वही है जिस पर आपका अकेला और सीधा हक हो, जिसे पूरी दुनिया को मानना पड़े। उदाहरण देखते हैं, आपका घर या आपका बनाया हुआ कोई पेटेंट, कोई भी इसमें बिना मर्जी दखल नहीं दे सकता। अब फर्क क्या है? अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया तो कानून उसे संपत्ति की जगह बाध्यता कहता है, क्योंकि वह हक सिर्फ उस एक इंसान के खिलाफ है। ठीक है, जिसने पैसा लिया है। ठीक है भाई, तो बाध्यता कहेगा। फर्क ये है, अगर किसमें, इसमें पूरी दुनिया के खिलाफ मेरा हक, तो इसमें क्या कहेगा कि अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो कानून उसे संपत्ति की जगह क्या कहेगा? बाध्यता, बाध्यता कहता है, क्योंकि वह हक सिर्फ उस एक इंसान के खिलाफ है जिसने पैसा लिया। सबसे छोटा चश्मा, यानी कि सबसे छोटा कानून का नजरिया है दिखने वाली चीजें भाई। ठीक है, विद्वान बेंथम और सामंड के अनुसार संपत्ति का सबसे असली रूप वही है जो आप छू सकते हैं और देख सकते हैं भाई, यानी कि मूर्त चीजें जो हैं। ठीक है, तो दिखने वाली चीजें भी क्या है? संपत्ति। इसमें विद्वान बेंथम और सामंड ने बात कही थी कि संपत्ति का सबसे असली रूप वही है जिसे आप छू सकते हैं और देख सकते हैं। सामंड कहते हैं कि ऐसी संपत्ति स्थायी होती है, आप इसे इस्तेमाल करें, बेच दें या मरने के बाद अपने बच्चों को वसीयत में दे दें। ठीक है, जब तक वह चीज जैसे जमीन या सोना मौजूद है, आपका हक बना रहता है। ये बात कौन कहते हैं? सामंड साहब कहते हैं। आज के दौर में अगर आप वकील से पूछेंगे तो वो दूसरे और तीसरे पॉइंट को सबसे ज्यादा महत्व देगा। दूसरा और तीसरा पॉइंट कौन सा? एक तो ये भाई, पूरी दुनिया के खिलाफ। ठीक है, और एक ये है मेरी दौलत भाई। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा पॉइंट इसको ज्यादा महत्व देंगे भाई आज के टाइम में। ठीक है, यानी वो चीजें जिनकी कीमत है
और जिन पर आपका पक्का कानूनी हक है। ठीक है, तो यानी कि पूरी दुनिया के खिलाफ मेरा हक, तो अकेला और सीधा हक, और दूसरे में कौन सा था, मेरी दौलत भाई। ठीक है, पैसे या कीमती चीजें। ठीक है, इसमें आजादी और जान नहीं हो सकती भाई। आगे बात करते हैं भाई। यहां दो बड़ी बातें बताई गई हैं। पहली की संपत्ति असल में है क्या, और दूसरी की भारतीय संविधान में इसकी क्या जगह है भाई। ठीक है, संपत्ति अधिकारों का एक क्या है, गठड़ है भाई, बंडल है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुदत्त शर्मा बनाम बिहार राज्य, केस याद रखना, गुरुदत्त शर्मा बनाम बिहार राज्य के केस में बहुत पते की बात कही थी कि संपत्ति अधिकारों का क्या है, एक बंडल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी गुरुदत्त शर्मा बनाम बिहार राज्य में, क्या बात कही थी, उन्होंने कहा कि संपत्ति का मतलब सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलने वाले अधिकारों का एक समूह है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुदत्त शर्मा बनाम बिहार राज्य के केस में एक बात कही थी कि उन्होंने कहा कि संपत्ति का मतलब सिर्फ एक चीज नहीं है भाई, बल्कि उसके साथ मिलने वाले अधिकारों का एक समूह है। अब अधिकार क्या है ये, अगर आपके पास कोई संपत्ति जैसे एक घर है, तो आपके पास ये 5 मुख्य अधिकार है। ठीक है, तो संपत्ति एक चीज नहीं है, अधिकार मिलते हैं, अधिकारों का एक समूह है। गुरुदत्त शर्मा बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी। अधिकार क्या मिल गई, संपत्ति मिली है, तो यानी कि आपके पास एक घर है, तो आपको क्या अधिकार है, आपके 5 मुख्य अधिकार हैं भैया। कौन से, कब्जे का अधिकार पहला है, आप उसमें रह सकते हैं भाई। दूसरा है उपभोग का अधिकार, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। ठीक है भाई। तीसरा है रखने का अधिकार, आप उसे अपने पास बनाए रख सकते हैं भाई। ठीक है, आप उसमें रह सकते हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसे अपने पास रख सकते हैं। चौथा बेचने का अधिकार, आप उसे किसी को भी बेच या दान कर सकते हैं। पांचवा है नष्ट करने का अधिकार, कानून की सीमा में रहते हुए आप उसे खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई घर है वो आपने खरीद लिया, तो आपको ये 5 चीजों का अधिकार आपको मिल गया, उसे फोड़कर नया भी बना सकते हैं, और यही है नष्ट करने का अधिकार। इसके अलावा गुडविल यानी कि बाजार में आपकी इज्जत, पेटेंट और शेयर्स भी संपत्ति माने जाते हैं भाई। ठीक है, भले ही आप इन्हें छू न सकें, तो बाजार में आपकी इज्जत, गुडविल, पेटेंट और शेयर्स भी संपत्ति माने जाते हैं भाई, भले ही आप इन्हें छू न सकें भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। संपत्ति का अधिकार पहले और अब क्या है भाई। भारत के संविधान में संपत्ति के अधिकार को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिसे समझना जरूरी है। तो पहले था 1978 से पहले और 1978 के बाद भाई। दर्जा, यह एक मौलिक अधिकार था भाई 1978 से पहले, जिसमें 7 मौलिक अधिकार बताते थे, और 1978 में ये हटा दिया गया था। 1978 में यह सिर्फ एक विधिक संवैधानिक अधिकार रह गया। ठीक है, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में था, तो 1978 से पहले ये अनुच्छेद 19 उपअनुच्छेद 1 के पॉइंट एफ के तहत आता था। ठीक है, और 1978 के बाद ये अनुच्छेद 300 ख के तहत आता है। कोर्ट जाने का उल्लंघन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 जा सकते थे इसमें 1978 से पहले, क्योंकि मौलिक अधिकार था। अब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, सामान्य कानून प्रक्रिया अपनाई जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हमने देख लिया संपत्ति के अधिकार का 1978 से पहले और 1978 के बाद। सरकार आपकी संपत्ति कब ले सकती है, ये पॉइंट है भाई जबरदस्त, और 1978 में इसीलिए
इसको मौलिक अधिकार से हटाया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जुल्लूभाई नानूभाई वाले केस में साफ कर दिया था। तो जुल्लूभाई नानूभाई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि सरकार आपकी संपत्ति कब ले सकती है, संपत्ति मूल ढांचा नहीं है भाई, यानी संसद इसमें बदलाव कर सकती है भाई। ठीक है, संपत्ति जो है ये मौलिक अधिकार जो थे उसमें 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का, उसमें बोला गया था कि मूल ढांचे से आप, केशवानंद भारती मामले में, कि मूल ढांचे से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो जुल्लूभाई नानूभाई वाले केस में साफ कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि संपत्ति मूल ढांचा नहीं है, यानी संसद इसमें बदलाव कर सकती है, और वो हुआ फिर 1978 में। केवल कानून के जरिए कोई सरकारी अफसर सिर्फ एक आदेश पास करके आपकी जमीन नहीं छीन सकता भाई, इसके लिए संसद या विधानमंडल को कानून बनाना होगा भाई। ठीक है, जनता की भलाई, सरकार आपकी जमीन तभी ले सकती है जब उसे कोई सार्वजनिक काम करना हो, जैसे सड़क बनाना, अस्पताल बनाना, रेलवे लाइन बनाना। ठीक है, तो एक तो कानून बना के, और एक क्या है, जनता की भलाई के लिए आपकी जमीन ले सकती है। आज के दौर में क्या है भाई, व्यक्तिगत से सामाजिक। आजकल सोच बदल रही है, पहले मेरी जमीन मेरा हक पर बहुत ज्यादा जोर था भाई, अब सबकी भलाई और राष्ट्र का विकास पर जोर ज्यादा है भाई। ठीक है, इसीलिए व्यक्तिगत संपत्ति के बजाय सामूहिक संपत्ति और सरकार द्वारा जनहित में किए जाने वाले अधिग्रहण को कानून में जगह दी गई है। ठीक है, आपकी संपत्ति अब भी सुरक्षित है, लेकिन अब यह एक सुपर पावर यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है। सरकार कानून बनाकर और उचित प्रक्रिया का पालन करके लोकहित में इसे ले सकती है, और इसीलिए मौलिक अधिकार हटाया गया था। आगे बात करते हैं, प्राकृतिक सिद्धांत क्या है भाई, जो पहले आया वो मालिक। प्राकृतिक सिद्धांत यह है कि जो पहले आया वो मालिक। इस सिद्धांत का मानना है कि दुनिया में जो चीज किसी की नहीं थी, चाहे, यानी कि इस सिद्धांत का मानना है कि जो पहले आया वो मालिक। इस सिद्धांत का मानना है कि दुनिया में जो चीज किसी की नहीं थी, उन्हें जिसने सबसे पहले अपने कब्जे में लिया वह उसका मालिक बन गया। ठीक है, तो जो आया पहले वो मालिक। तो दुनिया में जो चीज पहले किसी की नहीं थी, ठीक है, जिसने भी उसे सबसे पहले अपने कब्जे में लिया वो उसका मालिक बन गया। सोच, मान लीजिए एक लावारिस जंगल है, जो व्यक्ति वहां सबसे पहले पहुंचा और जमीन घेर ली, कानूनन वही उसका अधिकारी हो गया। ये प्राकृतिक सिद्धांत है संपत्ति का। समर्थक कौन है इसके? तो समर्थक है इसके ग्रोसियस और ब्लैकस्टोन। किसके? प्राकृतिक सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो हैं ग्रोसियस और ब्लैकस्टोन। जैसे विद्वान इसे सही मानते हैं भी प्राकृतिक सिद्धांत को। अब आलोचक कौन है इसके, इसमें कमियां क्या हैं? सर हेनरी मैन और बेंथम जैसे लोगों ने इसकी बुराई की है। बेंथम ने कहा, भैया सिर्फ कब्जा करने से कोई मालिक नहीं बनता, मालिक आप तब बनते हो जब कानून कहे कि आप मालिक हो। कानून के बिना संपत्ति का कोई वजूद नहीं है। ठीक है, तो बेंथम और सर हेनरी मैन इसके क्या है? आलोचक है प्राकृतिक सिद्धांत। और ग्रेसियस और ब्लैकस्टोन क्या है इसके? इसको मानते हैं प्राकृतिक सिद्धांत। आगे बात है नंबर 2, श्रम सिद्धांत। मेहनत का फल। श्रम सिद्धांत क्या है? यानी कि मेहनत का फल।
यह सिद्धांत कहता है कि संपत्ति आपकी मेहनत का इनाम है। अगर आपने किसी चीज को बनाने में अपना पसीना बहाया तो वह आपकी है। सोच क्या है अब इसकी? अगर आपने लकड़ी काटकर उसकी कुर्सी बनाई तो वह कुर्सी आपकी है, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत लगी है। यह है श्रम सिद्धांत। मार्क्सवादी कनेक्शन। कार्ल मार्क्स की पूरी थ्योरी इसी पर आधारित है कि मजदूर को उसकी मेहनत का हक मिलना चाहिए। तो श्रम सिद्धांत का जो मानते हैं वो कौन है? कार्ल मार्क्स। आलोचक कौन है इसकी? आज के दौर में यह पूरी तरह फिट नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि कई बार बिना मेहनत के भी संपत्ति मिलती है, जैसे वसीयत में मिला घर या गिफ्ट में मिला पैसा। ठीक है, तो शादी में कई बार गिफ्ट में दे देते हैं, वो संपत्ति हो गई, उसकी गिफ्ट में दिया वो। तो आज के टाइम में ये थोड़ी क्या है, फिट नहीं बैठती। आगे बात करते हैं। प्राचीन भारतीय नजरिए, हिंदू विधि। प्राचीन भारतीय नजरिए क्या बोलते हैं संपत्ति के बारे में? भारत में मेहनत के इस सिद्धांत को बहुत पहले से माना जाता रहा है। ठीक है, तो एक जो प्राचीन विधि जो थी यानी कि हिंदू विधि, इसमें कौन थे? याज्ञवल्क्य। तो याज्ञवल्क्य जो थे, इन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि अगर कोई मजदूर बीमारी की वजह से काम पूरा नहीं कर पाया तो उसे उतना पैसा वेतन जरूर मिलना चाहिए जितना उसने काम किया। उसे खाली हाथ नहीं भेजा जा सकता। ये बात कही थी। ठीक है, आगे जो है कात्यायन ने क्या कहा था? इन्होंने महिलाओं यानी कि स्त्री धन के बारे में, इन्होंने महिलाओं के हक की बात की थी। अगर किसी महिला ने अपने हुनर, दिमाग या नौकरी से पैसा कमाया है तो वह उसका स्त्री धन है। ठीक है, उस पर सिर्फ और सिर्फ उसी महिला का हक होगा। ये भारतीय हिंदू विधि बोल रहे हैं। हिंदू विधि के जो सिद्धांत जो है वो ये बात बोल रहे हैं। स्पेंसर की राय क्या है? स्पेंसर कहते हैं कि यह इंसान की आजादी का हिस्सा है। उनके हिसाब से अगर आपने मेहनत नहीं की तो आपको वह संपत्ति रखने का कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है। स्पेंसर कहते हैं कि आपने मेहनत नहीं की है तो आपको वह संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, अब सिद्धांत और मुख्य बातें, आसान उदाहरण। प्राकृतिक सिद्धांत क्या है? कब्जा पहले, मालिक पहले। खाली जमीन पर कब्जा करना, पहले आओ पहले पाओ। श्रम, मेहनत की तो हक मिलना है। लकड़ी से मेज बनाना या नौकरी से कमाना। हिंदू विधि, मेहनत का हिस्सा मिलना चाहिए। ये बात हिंदू विधि में कही थी। काम के अनुपात में वेतन और स्त्री धन। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंसान के मन, समाज और सरकार का संपत्ति से क्या रिश्ता है? तो इंसान के मन, समाज और सरकार का संपत्ति से क्या रिश्ता है? ठीक है, राज्य द्वारा निर्मित संपत्ति यानी कि सरकार की देन। भाई, जो राज्य ने निर्मित की वो सरकार की देन है, सरकार की देन से संपत्ति बनी। यह सिद्धांत कहता है कि संपत्ति जैसे कोई चीज तब तक नहीं थी जब तक राज्य या सरकार नहीं बनी। ठीक है, तो सरकार की देन क्या है? यह सिद्धांत क्या कहता है कि संपत्ति जैसी कोई चीज तब तक नहीं थी जब तक राज्य या सरकार नहीं बनी।
एडवर्ड जैक्सन, एडवर्ड जेन्स। तो एडवर्ड जो जेन्स जो थे, उन्होंने क्या कहा, जैसे लोग मानते थे कि सरकार ने नियम बनाए, सीमाएं तय की और पुलिस कानून बनाया, तभी आपकी संपत्ति आपकी बनी भाई। ठीक है, तो एडवर्ड जैसे लोग मानते थे कि सरकार ने नियम बनाए, ठीक है भाई, सीमाएं तय की भाई सरकार ने, पुलिस कानून बनाए, तभी आपकी संपत्ति आपकी बनी। अगर सरकार न हो तो ताकतवर आदमी किसी की भी चीज छीन लेगा भाई। ठीक है भाई, अब कमी क्या है इसमें? आलोचक कहते हैं कि यह बात पूरी सही नहीं है। कौन सी? एडवर्ड वाली। क्यों नहीं है? जब राजा या सरकार नहीं थी तब भी कबीले में लोग अपनी कुल्हाड़ी या झूपड़ी को अपनी निजी संपत्ति मानते थे। तो ये आलोचकों ने तुरंत जवाब दिया एडवर्ड का, ठीक है, कि सरकार नहीं थी, कोई राजा नहीं था, तब क्या उनके पास संपत्ति नहीं थी? कुल्हाड़ी या झोपड़ी को अपनी निजी संपत्ति मानते थे वो। यानी संपत्ति पहले आई और उसे बचाने के लिए बाद में सरकार या राज्य बना। ठीक है, ये आलोचकों का कहना है। आगे बात करते हैं। आगे है व्यक्तित्व की पहचान। इसे ही बोलते हैं सिद्धांत। कौन है? तत्व मीमांसीय सिद्धांत भाई, तत्व मीमांसीय सिद्धांत, यानी कि व्यक्तित्व की पहचान क्या है। तो ये सिद्धांत क्या बोलता है भाई? यह थोड़ा दार्शनिक विचार है भाई। हीगल और कांट इसके बड़े समर्थक हैं। तो व्यक्तित्व की पहचान इस सिद्धांत के जो हीगल और कांट बहुत बड़े समर्थक हैं। यह सिद्धांत कहता है कि संपत्ति सिर्फ पैसा या जमीन नहीं, बल्कि यह इंसान के व्यक्तित्व का हिस्सा है भाई। ठीक है, कि संपत्ति जो पैसा या जमीन नहीं है, संपत्ति क्या है? फिर इंसान के व्यक्तित्व का हिस्सा है। ये बात करते हैं कांट और हीगल, इसके क्या बड़े समर्थक हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे आप अपने घर को अपनी पसंद से सजाते हैं तो वह घर आपकी सोच और आपकी आजादी को दिखाता है कि आपकी सोच कैसी है, आपकी आजादी कैसी है। बिना संपत्ति के इंसान खुद को पूरी तरह विकसित नहीं कर सकता। संपत्ति हमें स्वतंत्र महसूस कराती है। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। अब आलोचक क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं ये सुनने में तो अच्छा, लेकिन हकीकत में दूर है। सिर्फ आत्म अनुभूति के लिए संपत्ति जरूरी होती है, जरूरी नहीं होती। ठीक है, तो आलोचक कहते हैं कि ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हकीकत दूर है इसकी। सिर्फ आत्म अनुभूति के लिए संपत्ति जरूरी नहीं होती। ठीक है, आगे बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यानी कि इंसानी फितरत क्या बोलती है संपत्ति के बारे में? यह सिद्धांत क्या बोलता है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यह सबसे ज्यादा व्यवहारिक सिद्धांत है। इसका समर्थन मशहूर विधिवेत्ता बेंथम ने किया था। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत इंसान के स्वभाव में ही लालच या इकट्ठा करने की चाहत होती है। ये बात मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बोलता है। हम बचपन से ही खिलौनों को मेरा मेरा कहने लगते हैं। ठीक है भाई, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बात बोला। तर्क क्या है? हमारी यही चाहत है कि यह चीज मेरी हो और मैं इसे संभाल कर रखूं। संपत्ति की नींव बनी। ठीक है, रास्को पाउंड ने भी कहा कि इंसान की कुछ भी पाने की इच्छा ही संपत्ति को एक सामाजिक संस्था बनाती है। ठीक है, तो रास्को पाउंड ने कहा था कि इंसान की कुछ भी पाने की इच्छा ही संपत्ति को एक क्या बनाती है? सामाजिक संस्था बनाती है। अब
ऐतिहासिक सिद्धांत क्या बोलता है? संपत्ति का विकास। ऐतिहासिक सिद्धांत क्या बोलता है? यह सिद्धांत कहता है कि संपत्ति रातों रात पैदा नहीं हुई है भाई, बल्कि यह 3 स्टेप में धीरे धीरे विकसित हुई है। मशहूर विधिवेता हेनरी मैन ने इसे समझाया। हेनरी मैन कहते हैं कि ये ऐतिहासिक सिद्धांत जो है संपत्ति का विकास की ऐसे नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे रातों रात पैदा नहीं हुई, इसका विकास जो है धीरे धीरे हुआ है। अब वो 3 स्टेप समझाते हैं कि कैसे हुआ। पहला कदम था कब्जा। इंसान ने पहले चीजों को बस पकड़ना और इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे फल तोड़ना। ठीक है भाई। दूसरा कदम लगातार कब्जा। ठीक है। फिर उसने चीजों को अपने पास जमा करके रखना शुरू किया। ठीक है भाई। तीसरा कदम था मालिकाना हक। आखिर में उसके मन में यह बात आई कि यह मेरा और हमेशा मेरा रहेगा। ठीक है। तो पहले क्या किया? पहले चीजों को पकड़ना, बस पकड़ना और इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर उसने अपने पास जमा करना शुरू किया और फिर उसने क्या किया? इंसान ने यह मेरा और हमेशा के लिए मेरा रहेगा, तो मालिकाना हक जमा दिया। तो ऐसे ऐतिहासिक सिद्धांत बोलता है कि ऐसे संपत्ति का क्या हुआ है? विकास हुआ। बड़ी बात, पहले जमीन पूरे गांव या कबीले की होती थी, सामूहिक स्वामित्व होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लोगों ने अपनी अपनी जमीन बांट ली और व्यक्तिगत संपत्ति का क्या हो गया? जन्म हो गया। ठीक है। आगे बात करते हैं क्रियात्मक सिद्धांत। क्रियात्मक सिद्धांत यानी कि संपत्ति का सामाजिक काम। ठीक है। यह सिद्धांत संपत्ति को सिर्फ एक हक नहीं मानता। ठीक है। तो संपत्ति का क्या? सामाजिक काम है। यह सिद्धांत संपत्ति को सिर्फ एक हक नहीं मानता, बल्कि इसे समाज की भलाई का एक साधन मानता है। ठीक है। संपत्ति का सामाजिक काम है तो समाज की भलाई के लिए एक साधन मानता है, इसको हक नहीं मानता। कौन सा? क्रियात्मक सिद्धांत। काम पर जोर। जो संपत्ति आपने मेहनत से कमाई है वही सही है। क्रियात्मक सिद्धांत बोलता है संपत्ति का इस्तेमाल ऐसा होना चाहिए जिससे समाज का विकास हो और सबको फायदा मिले। ठीक है। ड्यूगिट और रास्को पाउंड की सोच। इन लोगों का मानना था कि संपत्ति केवल आपकी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि यह समाज में शांति, निजता और इज्जत बनाए रखने का एक क्या है? तरीका है। अगर संपत्ति का सही बंटवारा होगा तो समाज तरक्की करेगा भाई। ये बात इन्होंने कही थी, ड्यूगिट और रास्को पाउंड ने। ठीक है। भारतीय प्राचीन नजरिए क्या थे? धर्मशास्त्र और ज्ञान वल्लक। तो धर्मशास्त्र और ज्ञान वल्लक। तो भारतीय नजरिया क्या था? भारत में संपत्ति को हमेशा से एक सामाजिक जिम्मेदारी माना गया। ठीक है। तो भारत में प्राचीन जो नजरिया जो था उसमें संपत्ति को हमेशा सामाजिक जिम्मेदारी माना गया। कर्ता की जिम्मेदारी। परिवार का मुखिया यानी कि कर्ता संपत्ति का मालिक तो होता था, लेकिन उसका असली काम परिवार के हर सदस्य की जरूरत को पूरा करना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देना होता था। ठीक है। तो कर्ता की जिम्मेवारी होती थी। ठीक है, कि सभी जो सदस्य हैं उनको क्या दे? आर्थिक सुरक्षा दे। कमाई के तरीके तो मनुष्य स्मृति में बताया गया है कि आप दान, उपहार, वेतन, व्यापार या ब्याज से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। आप दान, उपहार, वेतन, व्यापार या ब्याज से पैसा कमा सकते हैं, ये मनुस्मृति में बताया गया। ठीक है। पाप और पुण्य। सबसे जरूरी बात यह थी कि गलत तरीके से पैसा कमाना पाप माना जाता था, यानी संपत्ति वही अच्छी है जो ईमानदारी और धर्म के रास्ते से आए। ऐतिहासिक सिद्धांत हमें हमारा अतीत दिखाता है कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे
और क्रियात्मक सिद्धांत हमें आज का रास्ता दिखाता है। ठीक है, क्रिया की संपत्ति का सही इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो आज जो है हमने संपत्ति के बारे में ये अलग अलग सिद्धांत देखे, अलग अलग विचारकों के बारे में पढ़ा। ठीक है, संपत्ति क्या है उसकी परिभाषा देखी। आशा है आपको समझ में आया होगा, और जहां तक हो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जहां अपने साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि वो भी ये जो तथ्य जो हैं इनके ऊपर इनका विश्लेषण कर सके, इनके बारे में पढ़ सके। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।